Hello students, today we will discuss our next topic, that is combination of resistance or resistors. The resistances can be combined in two ways, series and in parallel. resistance जो होता है वो दो तरीके से combine किया जाता है, वो है सीरीज़ और पैरेलल। अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करना है तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा, और अगर हमें रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करना है मतलब कम करना है तो अलग अलग जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको हमें पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब दो या उससे ज़्यादा रेजिस्टेंसेस उसके एंड टू एंड कनेक्ट किए जाते हैं तो उनको कहा जाता है कनेक्टेड इन सीरीज़। जैसे इसमें R1 कनेक्ट है, R2, उसके आगे अगर और भी होंगे तो R3, R4 ऐसे हो जाएंगे। और जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जाते हैं बिटवीन द सेम पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट किए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे कि R1 और R2 पैरेलल में इस डायग्राम में कनेक्ट किया गया है। फिर आता है रेजिस्टेंसेस और रजिस्टर्स इन सीरीज़। द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस और रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज़ इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज़। अगर हमें कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है जितने भी रजिस्टर्स कनेक्ट हैं उनका, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज़। तो ये जो कॉम्बिनेशन का लॉ है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कंबाइंड रेजिस्टेंसेस ऑफ एनी नंबर of resistances connected in series is equal to the sum of the individual resistances। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस कंबाइंड हैं, कितने भी नंबर के मतलब जितने भी रेजिस्टेंसेस कंबाइंड हैं उन सब को हमें प्लस करना पड़ेगा तो वो इक्वल होगा उस सम के। मतलब कि अगर टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है तो जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा आपस में। जैसे R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एट्सेट्रा। फिर आता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज़। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब जब R इज़ इक्वल टू R1 R2 है, फिर V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2। अब जैसा कि हमने पढ़ा था V अपॉन I इज़ इक्वल टू R होता है, तो V का फॉर्मूला क्या होगा IR। तो V1 क्या हो गया IR1, क्योंकि करंट जो होता है वो सेम रहता है। सीरीज़ में क्या है, करंट जो है वो सेम रहता है। तो क्या होगा इसका, V इज़ इक्वल टू IR1 और V2 हो जाएगा IR2। फिर V और V1 और V2 की वैल्यू हम रख देंगे तो अब आएगा R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2। जैसे V की जगह I इंटू R इज़ इक्वल टू IR1 प्लस IR2। तो IR इज़ इक्वल टू I कॉमन आ जाएगा R1 प्लस R2। I से I कट गया तो R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया हमारा R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2। और अगर 3 रेजिस्टेंस होंगे तो इसमें हम V1 प्लस V2 प्लस V3 कर लेंगे। तो इस तरीके से लास्ट में जो फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर उससे ज़्यादा रेजिस्टेंसेज होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एट्सेट्रा, जो भी जितने भी रेजिस्टेंसेज कंबाइन हैं उसमें। उसके बाद है ये सैम्पल प्रॉब्लम, जैसे R1 है 1 ओम, R2 है 1 ओम, R3 है 1 ओम और R4 भी 1 ओम। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस इसका होगा 4 ओम। सेम है सैम्पल प्रॉब्लम 2, ये भी ऐसे ही होगी। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है 1 अपॉन R इज़ इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। मतलब कि द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इसमें क्या होता है, कंबाइंड रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उल्टा, सीरीज़ का उल्टा। मतलब उसमें था R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन R इज़ इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
तो सब में फिर पैरेलल वाले में यही फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट आता है कंबाइंड रेजिस्टेंसेज ऑफ टू रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल। कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है जो दो रेजिस्टेंसेज पैरेलली कनेक्ट हों। तो इसमें करंट क्या है, टोटल करंट निकालेंगे। अब सीरीज़ में क्या होता है, करंट सेम रहता है और पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, फिर हो जाएगा I का फॉर्मूला होता है V अपॉन R, तो I1 आ जाएगा V अपॉन R1। सीरीज़ में I डिफरेंट होता है, सॉरी I सेम होता है। सीरीज़ में I सेम होता है और पैरेलल में V सेम होता है। I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। तो इससे आ जाएगा V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। तो V आ गया कॉमन, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू, दूसरी साइड भी V कॉमन आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V से V कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और अगर ज़्यादा रजिस्टेंसेज होते हैं, 3 रजिस्टेंसेज हैं, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर टॉपिक आता है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, सीरीज़ और पैरेलल। मतलब जो घरों में लाइटिंग होती है वो हमारी सीरीज़ होती है या पैरेलल होती है। व्हेन डिज़ाइनिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट वी शुड कंसिडर वेदर अ सीरीज सर्किट और अ पैरेलल सर्किट इज़ बेटर फॉर इंटेंडेड यूज़। जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा इसमें सही रहेगा, सीरीज सर्किट बनाना सही रहेगा या पैरेलल सर्किट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वॉन्ट टू कनेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स for decorating buildings and trees during festivals such as Diwali or marriage functions, then the series circuit is better because all the bulbs connected in series can be controlled with just one switch. A series circuit is also safer because current in it is smaller. अगर जैसे कि हमें किसी बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए बल्ब्स लगाने हैं तो उसमें तो बहुत सारे बल्ब्स होते हैं, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स, किसी दिवाली फंक्शन के लिए या मैरिज फंक्शन के लिए, तो उसके लिए बेटर रहता है सीरीज़ सर्किट, क्योंकि उसमें क्या होता है, करंट का जो अमाउंट होता है वो भी कम होता है और वो एक ही स्विच से कंट्रोल हो सकते हैं। अ सीरीज सर्किट इसलिए भी सेफ़र होता है क्योंकि उसका करंट कम होता है। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस सीरीज लाइटिंग सर्किट। दिस इज़ बिकॉज इफ वन बल्ब गेट फ्यूज्ड then the circuit breaks and all the bulbs are turned off. An electrician has to spend a lot of time in locating the fused bulb from among hundreds of bulbs so as to replace it and restore the lighting. लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि जैसे अगर एक बल्ब ख़राब हो गया तो उससे क्या होता है, सारे बल्ब्स ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि एक ख़राब हुआ तो सर्किट ब्रेक हो गया, तो इससे सारे बल्ब जलना बंद हो जाते हैं। तो उसमें फिर इलेक्ट्रिशियन को बहुत सारा टाइम लगता है ढूंढने के लिए कि कौन सा बल्ब फ्यूज़ हुआ है, जिससे वो उसको सही कर सके और लाइट को दोबारा जला सके। A parallel electric circuit is better for connecting bulbs in a house because then we can have separate switches for each bulb. पैरेलल सर्किट जो होता है वो घरों में सही रहता है, क्योंकि उससे क्या होता है, हर एक का अलग स्विच होता है। नहीं तो अगर घरों में अगर सीरीज़ में होने लगा तो फिर एक जलाने से सारे बल्ब जल जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी बिजली भी वेस्ट होगी और ऊपर से अगर एक बल्ब ख़राब हुआ तो सारे घर की लाइट बंद हो जाएगी। इसीलिए पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट घर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके सबके सेपरेट स्विचेस होते हैं और उसको हम अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं। In addition to have ease of operation, parallel domestic circuits have many other advantages over the series circuits. We will first give the disadvantages of the series electric circuit for domestic purpose and then advantage of parallel electric circuit. इसी तरीके से और भी एडवांटेजेस होते हैं पैरेलल सर्किट के। इससे पहले हम वो पढ़ें, उससे पहले हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट्स for domestic wiring. In series circuits, if one electrical appliance stop working due to some defect, then all other appliances also stop working. Series circuit में अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप हो गया वर्क करने, मतलब उसने काम करना बंद कर दिया किसी भी खराबी की वजह से, तो सारे जो अप्लायंसेस हैं वो सब बंद हो जाएंगे। सेकंड है,
In series circuit, all the electrical appliances have one switch due to which they cannot be turned on or off separately. सीरीज़ में क्या होता है, सबका एक ही स्विच होता है, इसीलिए किसी भी चीज़ को हम अलग से ऑन या ऑफ नहीं कर सकते. In series circuits, the appliances do not get the same voltage as that of the power supply line. सीरीज सर्किट में सबका वोल्टेज सेम नहीं होता है. In the series connection of electrical appliances, the overall resistance of the circuit increases too much, due to which the current from the power supply is low. सीरीज कनेक्शन में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे करंट बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो करंट कम हो जाएगा. फिर है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट. In parallel circuits, if one electrical appliance stop working due to more defect, then all other appliances keep working normally. Parallel circuit में अगर एक चीज़ काम करना बंद कर देती है किसी खराबी की वजह से, तो बाकी चीज़ें वो नॉर्मली वर्क करती रहती हैं. In parallel circuits, each electrical appliance has its own switch, due to which it can be turned on or off independently without affecting other appliances. Parallel circuit में हर electrical appliance का अलग switch होता है, जिससे उसको अलग से on या off किया जा सकता है. In parallel circuits, each electrical appliance get the same voltage. Parallel में सबका voltage same होता है. In the parallel connection of electrical appliances, the overall resistance of the household circuit is reduced, due to which current from the power supply is high. पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे पावर सप्लाई बढ़ जाती है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिकल पावर इज़ द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम. इलेक्ट्रिक पावर वो इलेक्ट्रिक वर्क पर यूनिट टाइम होता है, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. तो P इज़ इक्वल टू W अपॉन T. तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी? जैसे पावर की यूनिट जो होती है वो तो ऐसा यूनिट होती है उसकी वॉट. ठीक है, अब क्या है, तो पावर ऑफ 1 वॉट इज़ अ रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड. पावर क्या है, 1 वॉट की पावर क्या है, वो वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम वही हो गया. पावर का हमने लिखा 1 वॉट, वर्क की हमें पता है यूनिट होती है जूल, टाइम की होती है सेकेंड. तो 1 वॉट इज़ इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. तो वॉट जो है वो स्मॉल यूनिट होती है, तो बिगर यूनिट भी चाहिए होती है इलेक्ट्रिक पावर को मेज़र करने के लिए, तो वो हो जाती है किलोवाट, जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होती है. तो 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 1000 वाट्स. 1 किलोवाट में 1000 वाट्स होते हैं. इलेक्ट्रिक पावर इज़ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड. इलेक्ट्रिकल पावर वो रेट होता है जिस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है. When an electrical appliance consumes electrical energy at the rate of 1 joule per second, the power is said to be 1 watt. जब कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है 1 जूल पर सेकेंड की रेट पर, तो पावर क्या होती है उसकी 1 वॉट. द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज़ डन और द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. वो रेट जिस पर इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है या फिर वो रेट जिस पर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर. तो पावर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, P इज़ इक्वल टू W अपॉन टी. अब W क्या होता है, VIT. ठीक है, वोल्ट मल्टीप्लाई करेंट मल्टीप्लाई टाइम जूल्स. तो P क्या हो गया, W की जगह हमने रखा V इंटू I इंटू टी अपॉन टी. टी से क्या होगा, टी कट हो जाएगा, तो P इज़ इक्वल टू VI आ गया. तो पावर का एक और फॉर्मूला है जो है P इज़ इक्वल टू VI. तो हमें पावर के दो फॉर्मूले मिल गए यहाँ, P इज़ इक्वल टू W अपॉन टी और P इज़ इक्वल टू VI, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट. नेक्स्ट इसी से फिर और भी फॉर्मूले बनते हैं. अब 1 वॉट क्या होता है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर. तो इसकी यूनिट क्या बन गई, वॉट, वो वोल्ट एम्पियर. वॉट इज़ इक्वल टू वोल्ट एम्पियर. तो
अदर फार्मूला क्या हो जाएगा, एक तो P इज इक्वल टू वी आई आया था हमारा, अब R क्या होता है V अपॉन आई, उससे V क्या आता है हमारा आई आर, तो P इज इक्वल टू वी की जगह आई आर रखेंगे मल्टीप्लाई आई, तो आई कितने हो गए, 2 हो गए, तो हो गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो P का एक और फार्मूला आ गया, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। जैसा कि यहाँ अब उसका एक और फार्मूला है V और R के टर्म्स में, P इज इक्वल टू वी आई हमने पढ़ा, V अपॉन आई होता है R, तो V इज इक्वल टू आई आर हम लिख सकते हैं, तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो V इज इक्वल टू आई आर में हम I का रखेंगे V अपॉन आर, तो P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I की जगह V अपॉन आर, V 2 हो गए, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रजिस्टेंस, यानी पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रजिस्टेंस के। तो पहला कितने फार्मूले बनाए हमारे, फर्स्ट फार्मूला बना P इज इक्वल टू वी आई, सेकेंड है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, थर्ड फार्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसकी। इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो हो गया पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला बना पावर मल्टीप्लाई टाइम, तो यानी E इज इक्वल टू पी टी। The electrical energy consumed by electrical appliance is given by the product of its power rating and the time for which it is used। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है जो, वो उसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि वो होता है प्रोडक्ट उसकी पावर रेटिंग का और उसके टाइम का जितने में उसको यूज़ किया गया है। तो इससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, पावर रेटिंग पर और टाइम पर। और एक डेफिनेशन है 1 watt hour। 1 watt hour इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस ऑफ 1 watt पावर इज़ यूज्ड फॉर 1 hour। 1 watt hour वो अमाउंट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस ने कंज्यूम किया 1 watt पावर पर 1 hour के लिए। कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की किलोवाट आवर, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 1 किलोवाट आवर वो अमाउंट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस ने यूज़ किया, जिसकी पावर रेटिंग थी 1 किलोवाट, जिसको उसने यूज़ किया 1 आवर के लिए। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, 1 watt इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ये हमने पढ़ा था पहले ही। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 जूल अपॉन सेकेंड फॉर 1 आवर। तो 1 आवर में क्या होता है 60 इंटू 60 सेकेंड्स, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 जूल्स पर सेकेंड इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 लाख जूल्स और 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। फिर हमारी सैम्पल प्रॉब्लम है, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है उसकी कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर विच वी पे द इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ आवर सिटी। किलोवाट आवर वो यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जिसके लिए हम पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट को। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹3 to ₹5 और इवन मोर। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट क्या होती है 3 रुपीज़ से 5 रुपीज़ तक, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। द रेट्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड कीपिंग ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो रेट होते हैं वो प्लेस टू प्लेस अलग अलग होते हैं, मतलब हर जगह के अलग अलग होते हैं और टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं।
Now, by saying that 1 unit of electricity costs say 3 rupees, which means that 1 kilowatt hour of electrical energy costs 3 rupees. अगर एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के रुपए हैं 3, तो इसका मतलब हुआ 1 किलोवाट आवर जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं उसके रुपए हो गए 3 रुपए हम देते हैं 1 किलोवाट आवर एनर्जी के। द इलेक्ट्रिसिटी मीटर इन आवर होम्स मेजर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अस इन किलोवाट आवर्स। जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है हमारे घरों में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलोवाट आवर्स में मेज़र करता है। Now we use different electrical appliances in our homes. We use electric bulbs, tube light, fans, electric irons, radio, TV and refrigerator, etc. All the household electrical appliances consume electrical energy at different rates. हम अपने घरों में अलग अलग तरीके के appliances यूज़ करते हैं जो अलग अलग एनर्जी कंज्यूम करते हैं अलग अलग रेट्स पर। Our electricity bill depends on the total electrical energy consumed by our appliances over a given period of time, say a month. We will now describe how the cost of electricity is consumed is calculated. अब क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो डिपेंड करता है हमारे टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम पर, मतलब कितनी एनर्जी हमने कंज्यूम की है। तो अब हम पता करेंगे कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे निकालते हैं। सिंस द इलेक्ट्रिसिटी इज सोल्ड इन यूनिट्स ऑफ किलोवाट आवर, सो फर्स्ट वी शुड कन्वर्ट द पावर कंज्यूम्ड इन वॉट्स इनटू किलोवाट्स बाय डिवाइडिंग द टोटल वॉट्स बाय 1000। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो सोल्ड हुई किलोवाट आवर यूनिट्स में, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पावर कंज्यूम्ड को वॉट से किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा, टोटल वॉट से 1000 को डिवाइड करके। मतलब जितने भी टोटल वॉट्स हैं उनको 1000 से हम डिवाइड करेंगे, फिर द किलोवाट्स आर देन कन्वर्टेड इनटू किलोवाट आवर। फिर जो किलोवाट्स होंगे वो किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग द किलोवाट्स बाय द नंबर ऑफ आवर्स। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किलोवाट्स को नंबर ऑफ आवर्स से, जितने आवर्स वो एप्लियंस हमने यूज़ किया है, दिस गिव्स द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। इससे हमें टोटल एनर्जी कंज्यूम मिल जाएगा कि हमने इतने घंटे में कितने किलोवाट एनर्जी यूज़ की। अदर वर्ड्स में क्या कहेंगे हम इसको, जो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम के हमें वो मिल गए। तो अगर हम कॉस्ट निकाल लें 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम टोटल कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, ये देख लीजिए। फिर नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो इफ़ेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के वो होते हैं 2, एक तो होता है हीटिंग इफेक्ट, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, और एक और होता है वो होता है केमिकल इफेक्ट। इस चैप्टर में हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, when an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire become very hot and produces heat. This is called heating effect of current. जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है हाई रेजिस्टेंस वायर से, जैसे कि नाइक्रोम वायर, तो जो रेजिस्टेंस वायर होता है वो बहुत गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसकी जो यूनिट उसको हम कैसे निकालेंगे, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है। तो करंट की डेफिनेशन से हमने I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी निकाला था, तो Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। और V जो होता है V अपॉन आई इज इक्वल टू आर होता है, तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो हम रखेंगे W इज इक्वल टू क्यू की जगह आई टी और V की जगह आई आर। तो इसका फॉर्मूला क्या बना हमारा, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो वर्क जो हो रहा है इसमें आई स्क्वायर आर टी हो रहा है, और वर्क को हम हीट से रिप्लेस कर देंगे। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल्स, इसकी भी यूनिट जूल्स ही होगी। इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
और जो हीट प्रोड्यूस होती है वायर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के, मतलब आई स्क्वायर के, वायर के रेजिस्टेंस के यानी आर के, और टाइम के। H is directly proportional to I square, H is directly proportional to R, and H is directly proportional to time. और जो एप्लियंसेस इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते। फिर है सैम्पल प्रॉब्लम। Applications of the heating effect of current. The heating effect of current is utilized in the working of electrical heating appliances such as electric iron, electric kettle, electric toaster, electric oven, room heaters, water heaters, etc. जो heating effect of current है वो utilize होता है, मतलब ये किस किस में काम करता है? इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर, वाटर हीटर, इन सब पे ये काम करता है। The heating effect of electric current is utilized in electric bulbs for producing light. Heating effect light bulbs में भी use होता है। Tungsten metal is used for making the filament of electrical bulbs because it has very high melting point. जो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो मेटल यूज़ होता है वो होता है टंगस्टन मेटल उसके फिलामेंट में, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कितना? 3380 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है तो टंगस्टन फिलामेंट वाइट हॉट होता है बिना मेल्ट हुए। अदर प्रॉपर्टीज़ हैं टंगस्टन मेटल की कि वो उसका जो फिलामेंट होता है वो हाई फ्लेक्सिबिलिटी का होता है और उसका इवेपोरेशन बहुत लो रेट पर होता है, हाई टेम्परेचर पर भी। So the electric bulb is filled with a chemical unreactive gases like argon और नाइट्रोजन। अब क्या होता है, एयर जो होती है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रेजेंट होती है तो वो बहुत हॉट टंगस्टन फिलामेंट हो जाता है उसका, और वो बर्न नहीं होता है ऑक्सीजन में। इसीलिए इलेक्ट्रिक बल्ब को फिल किया जाता है केमिकली अनरिएक्टिव गैसेस से, जो होती हैं आर्गन और नाइट्रोजन। The heating effect of electric current is utilized in electric fuse for protecting household wiring and electrical appliances. तो heating effect होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो यूटिलाइज होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में, उसको हाउसहोल्ड वायरिंग और इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस से बचाने के लिए। अब जो है इसके क्वेश्चंस हैं और ये चैप्टर हो गया फिनिश। If you have any problem related to this chapter, you can ask me. Thank you.